नमस्कार। हजारों साल का इतिहास और उसे समेटने के लिए सिर्फ कुछ मिनट सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना। लेकिन आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। प्राचीन भारत के इतिहास की एक तेज और दिलचस्प यात्रा पर निकलेंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये होगा कैसे? इतने लंबे समय को हम इतने छोटे से वक्त में समझेंगे कैसे? जवाब बिल्कुल सीधा सा है। हम कहानी को शुरू करेंगे उसके बिल्कुल शुरुआती पॉइंट से, जहां से ये सब शुरू हुआ। तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं। अब इससे पहले कि हम राजाओं और उनके साम्राज्यों की बातें करें, ये समझना जरूरी है कि भाई हमें ये सब पता कैसे चलता है। आखिर जब कोई जिंदा गवाह है ही नहीं तो हम अतीत के इन बिखरे हुए टुकड़ों को एक साथ जुड़ते कैसे हैं? देखिए, इतिहासकारों के पास ना अतीत की इस पहेली को सुलझाने के लिए दो बड़े कमाल के औजार होते हैं। एक तो है पुरातात्विक स्रोत, मतलब वो ठोस चीजें जो जमीन के नीचे से मिलती हैं, जैसे सिक्के हो गए, पुराने स्मारक, बर्तन। और दूसरा है साहित्यिक स्रोत, यानी जो कुछ भी लिखा गया था, धार्मिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों के किस्से, ऐतिहासिक किताबें। इन दोनों को जब हम साथ में मिलाकर देखते हैं तब जाकर इतिहास की एक पूरी तस्वीर बनती है। तो चलिए अब अपनी टाइम मशीन स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं सफर भारत में इंसान के पहले कदमों से लेकर पहली महान सभ्यता के बनने तक। हमारी कहानी शुरू होती है पाषाण युग से, और ये बहुत ही लंबा दौर था। सबसे पहले आया पुरा पाषाण काल, जब इंसान शिकारी था, इधर उधर घूमता था। फिर आया मध्य पाषाण काल, इसमें औजार थोड़े बेहतर हो गए, छोटे हो गए। और फिर आया नव पाषाण काल, जिसने तो सब कुछ बदल कर रख दिया। खेती की शुरुआत हुई, लोगों ने जानवरों को पालना सीखा और एक जगह टिककर रहने की, एक स्थायी जीवन की नींव रखी गई। और फिर इतिहास ने एक जबरदस्त, एकदम अनएक्सपेक्टेड मोड़ लिया। पत्थर युग की इस धीमी रफ्तार के बाद अचानक से एक बहुत ही एडवांस्ड, एक शहरी सभ्यता का जन्म हुआ। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ये कांस्य युग के ऐसी सभ्यता थी जो अपने वक्त से बहुत बहुत आगे थी, खासकर उनकी शहरी प्लानिंग और उनकी कारीगरी में। और ये सभ्यता ये सिर्फ एक दो शहरों तक ही सीमित नहीं थी। जरा सोचिए, हड़प्पा में हमें बड़े बड़े अनाज के भंडार मिलते हैं, मोहनजोदाड़ो में वो मशहूर ग्रेट बाथ और कांसे की नाचती हुई लड़की की मूर्ति मिली है, कालीबंगा में तो जुते हुए खेत के सबूत मिले हैं, और लोथल में दुनिया का पहला मानव निर्मित बंदरगाह, एक डॉकयार्ड था। इससे उनके स्केल का, उनकी विशालता का अंदाजा लगता है। उनके शहर हैरान कर देने वाले थे। इतने ऑर्गेनाइज्ड, सड़कें एक दूसरे को ऐसे बिल्कुल सीधे 90 डिग्री पर काटती थी, जैसे ग्रिड हो। हर घर से नालियां निकलती थीं जो मेन नालों से जुड़ती थी। और तो और जो ईंटें इस्तेमाल हुई, उनका साइज भी पूरे इलाके में एक जैसा था। ऐसा लगता है जैसे किसी मॉडर्न आर्किटेक्ट ने प्लान किया हो, हजारों साल पहले। तो आखिर इनकी जिंदगी ठीक ऐसी। देखिए, समाज का सेंटर था परिवार। वो गेहूं, जौ और कपास उगाते थे, और उनका ट्रेड मेसोपोटामिया जैसी दूर दराज की सभ्यताओं से होता था। वो एक मातृदेवी और पशुपति की पूजा करते थे, जिन्हें कई लोग शिव का शुरुआती रूप मानते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा रहस्य है जो आज तक रहस्य ही है। उनकी लिपि, उनकी स्क्रिप्ट। हम उसे आज तक पढ़ नहीं पाए हैं, और शायद इसीलिए हम ये भी ठीक से नहीं जानते कि इस महान सभ्यता का अंत कैसे हुआ। हड़प्पा के शहरों के पतन के बाद भारत के इतिहास में एक नया चैप्टर शुरू हुआ, एक नया दौर। अब हम पुरातात्विक सबूतों से आगे बढ़कर साहित्यिक परंपराओं की तरफ जा रहे हैं। वैदिक काल को हम दो हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। पहले था प्रारंभिक वैदिक काल। इस वक्त समाज कबीलों में रहता था, अर्ध घुमंतू था, और धन का मतलब था मवेशी, यानी कैटल। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते एक बहुत बड़ा बदलाव आया। समाज अब खेती पर निर्भर हो गया। लोहे के इस्तेमाल ने खेती में जैसे क्रांति ला दी, और जनपद कहे जाने वाले बड़े बड़े राज्य बनने लगे। इसी दौर में जो सामाजिक ढांचा था, यानी वर्ण व्यवस्था, वो और भी ज्यादा कठोर और जन्म पर आधारित होने लगी। इस काल की आत्मा, इसका सार वेदों में बसता है। ऋग्वेद, जो सबसे पुराना है, वो देवी देवताओं की स्तुति में लिखे गए हजारों भजनों का कलेक्शन है। सामवेद में इन्हीं भजनों को गाने के लिए धुन है। यजुर्वेद में यज्ञ और अनुष्ठान के नियम कायदे हैं, और अथर्ववेद, उसमें जादू टोने, चार्म्स और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए मंत्र हैं। तो हमने पत्थर के औजारों से लेकर वेदों के ज्ञान तक एक लंबा सफर तय किया है। चलिए एक नजर डालते हैं कि हमने क्या सीखा।
हड़प्पा के उन वेल प्लान्ड शहरों से लेकर वैदिक काल के गहरे दार्शनिक सवालों तक, इन शुरुआती दौरों ने वो नींव तैयार की जिस पर आगे चलकर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का भविष्य खड़ा हुआ। मतलब पॉइंट यह है कि शहरी नियोजन हो या आध्यात्मिक खोज, दोनों की जड़ें यहाँ बहुत बहुत गहरी हैं। और आखिर में एक सवाल, हजारों साल पुरानी इन सभ्यताओं की कौन सी विरासत, कौन से विचार या आविष्कार आज भी हमारी दुनिया पर असर डाल रहे हैं? जरा इस पर सोचिएगा।